नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ की और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के। जितने भी प्रश्न अभी तक आए हैं 2023 तक, क्योंकि 2024 में आपको एग्ज़ाम देना है, तो जितने भी पेपर 2023 तक आए हैं, दिसंबर 2023 तक, उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और इससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए फर्स्ट पेपर में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए इसको आप ज़रूर देखिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि मैं सेकंड पेपर इतिहास भी पढ़ाता हूं अपने इस चैनल पे, तो उससे संबंधित जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ाता हूं, या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनको भी मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो अगर आपका सेकंड पेपर इतिहास है तो आप इस चैनल पे वो भी देख सकते हैं। फिलहाल चलिए हम लोग आज से शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और हमारा पहला टॉपिक होगा उच्चतर शिक्षा प्रणाली। उच्चतर शिक्षा प्रणाली में जो भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उनके आंसर को भी देखेंगे। सारे आंसर सटीक हैं, प्रमाणिक हैं, कोई भी आंसर गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, जो आज के मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं, सारे क्वेश्चन 2022 के रहेंगे। कब के? 2022 के। तो पहला क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे लेकिन मैंने एक ही ऑप्शन लिया है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा। अब निम्नलिखित इसलिए लिखा गया क्योंकि 4 ऑप्शन सामान्यतः रहते हैं, लेकिन मैंने 3 ही दिया है, तो उससे आपको नहीं लेना देना है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा 1962 में नियुक्त की गई उस समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे शिक्षा के सभी चरणों में लड़कों और लड़कियों की पाठचर्या के विभेदन की जांच करने के लिए कहा गया था। तो उस समिति का अध्यक्ष कौन था? हंसा मेहता। ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है और आपको बताना है कौन सा सत्य है। कथन ए है, शिक्षा के सभी स्तरों में अंतर्राज्यीय विभिन्नताओं को दूर करने के लिए शिक्षा को 1976 में संविधान की समवर्ती सूची में लाया गया। ये सही है। 1976 में शिक्षा को किस सूची में डाला गया? समवर्ती सूची में। कथन बी है, राज्य विधायी अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित संस्थाओं को उपाधि देने की शक्ति नहीं होती है। ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं जितनी भी संस्थाएं हैं उनको उपाधि देने की शक्ति होती है, डिग्री दे सकते हैं। तो ए सही है, बी गलत है। अब देखिए जब एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो वहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं, ए सही, बी गलत, बी सही, ए गलत। ए बी दोनों सही हैं, व्याख्या करते हैं। ए बी दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते, ऐसे करके ऑप्शन आते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन ले रहा हूँ जो सही है। ऐसे पहले प्रश्न में भी मैंने सिर्फ और सिर्फ सही ऑप्शन लिया है। तीसरा क्वेश्चन भी है ऐसे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सत्य है। 2 कथन नहीं है, गलत हो गया थोड़ा। नीचे कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सत्य है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा भारत में डिजिटल शासन को विधिमान्य कर दिया गया, ये सही है। आईटी अधिनियम भारत में प्रशासनिक सुधारों के संप्रतिकरण के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। डिजिटल शासन नौकरशाही, लाल फीताशाही को नियंत्रित करने में एक वरदान है, तो ये भी सही है। उपरोक्त यानी ए बी सी तीनों सही हैं। अब जब ऑप्शन आता है तो वहाँ पे रहता है केवल ए सही है, केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, तो ए और बी सी तीनों सही हैं इसमें। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, आपको पता होगा। तो उसका विचार है कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन, समर्थन तथा विश्वसनीय परामर्श दिया जाएगा और वे सभी स्वायत्त बनने का लक्ष्य रखेंगे। निम्नलिखित वर्ष तक एक सशक्त शासी बोर्ड यानी BOG का गठन करेंगे। तो वो वर्ष आपको बताना है किस वर्ष तक। 4 वर्ष दिए रहेंगे ऑप्शन में, तो 2040 सही ऑप्शन होगा। 2040 वर्ष तक उनसे आशा की गई है कि वे एक सशक्त शासी बोर्ड का गठन करें, जितने भी स्वायत्त शासी संस्थान हैं। अब देखिए यहाँ पे सही मिलान करना है आपको। इधर कुछ शैक्षणिक एजेंसीज दी गई हैं और उनसे संबंधित कुछ यहाँ पे टॉपिक्स यानी कि उनका शैक्षिक क्षेत्र दिया गया है। तो NIOS
ये दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है, मैंने इसको पहले ही मिला रखा है। तो NIOS दूरस्थ शिक्षा, NCTE इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, आपके पास बुक होगी या आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है। तो NCTE ये है अध्यापक शिक्षा से संबंधित, AICTE तकनीकी शिक्षा से संबंधित, NCVET ये है व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित। अब देखिए इसका फुल फॉर्म मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे टाइम नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आप इसको आराम से देखिएगा। वर्तमान में भारत में अनुसंधान और नवाचार होने पर होने वाला सकल घरेलू उत्पाद का मात्र कितने प्रतिशत है? तो 0.69%। यानी जो भारत में अनुसंधान और नवाचार होते हैं उस पर जो व्यय किया जाता है वो सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? 0.69%, यानी कि 1% भी नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सत्य है। कथन ए है, NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 के अनुसार देश में शोध हेतु सभी निधि प्रदाता एजेंसियों का एक निकाय राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान यानी कि NRF में विलय कर दिया जाएगा। कथन बी है, NRF का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शोध को उत्प्रेरित करना है। तो ये गलत है, यानी ये जो विलय कर दिया जाएगा ये गलत है, जबकि NRF का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शोध को उत्प्रेरित करना, ये सही है। 8वां प्रश्न है, महिला शिक्षा पर बल देने वाले किस आयोग ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए, लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है? तो ये राधा कृष्णन आयोग ने ये अनुशंसा की थी, यानी ये सिफारिश की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? आपको बताना है कौन कौन सा UGC के अंतर्गत आता है। तो विश्वविद्यालय ए है, बी है विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग, सी है संबद्ध महाविद्यालय, डी है अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान और ई है नर्सिंग संस्थान। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? केवल ए, बी और सी यानी विश्वविद्यालय UGC के अंतर्गत आते हैं, विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग आते हैं और संबद्ध महाविद्यालय, ये तीनों UGC के अंतर्गत आते हैं, उसके कार्य क्षेत्र में शामिल हैं। बाकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान और नर्सिंग संस्थान ये शामिल नहीं है। ये देखिए फुल फॉर्म आ गया, तो मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म सारे आपको याद करने हैं। NIDI यानी NIDI निडी, इसको निधि भी बोलते हैं, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। NIDI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, 1857 में पारित समावेशन अधिनियम में किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो लंदन यूनिवर्सिटी यानी लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर या प्रतिरूप पर इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। फिर है 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किन विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है? ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी है अमृता विश्व विद्यापीठम, सी है कलकत्ता विश्वविद्यालय, डी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और ई है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता ए, बी और डी को दी गई है, यानी कि ए हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी हो गया अमृता विश्व विद्यापीठम और डी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये है ए, बी, डी। फिर है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सत्य है। कथन ए है, उच्चतर शिक्षा का एक उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक व सृजनात्मक चिंतन की योग्यताओं का संवर्धन करना है। ये सही है। अब देखिए कथन बी है, आलोचनात्मक व सृजनात्मक चिंतन योग्यताएं रटने के द्वारा विकसित होती हैं। गलत, रटने के द्वारा नहीं, समझने के द्वारा। ओके, तो रटना यहाँ गलत हो जाएगा, तो कथन बी आपका गलत है, ए सही है। किसने पहली बार यह माना था कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए और वह इसके लिए विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करे? तो ये वुड डिस्पैच ने ये सिफारिश की थी, और ये कब आया था? ये 1854 में ये आया था। किसके नेतृत्व के अंतर्गत विश्वविद्यालय सुधारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम
भारत सरकार की भावी शिक्षा नीति की प्रथम आधिकारिक घोषणा था, जिसका उद्देश्य उसके विश्वविद्यालय सुधारों की प्रक्रिया से शिक्षित भारतीयों में उत्पन्न हुए तनाव को घटाना था। तो लॉर्ड कर्जन था। इसके समय में बहुत सारे शिक्षा से संबंधित सुधार किए गए थे। हालांकि वे सुधार अंग्रेजों के लाभ के लिए किए गए थे, ये भी ध्यान में रखना। शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय नीति 1986 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? 1992 में। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। और इन तीनों की विश्वविद्यालयों की स्थापना किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर हुई थी? तो मैंने पीछे आपको बताया है, लंदन विश्वविद्यालय। अठारह नंबर का प्रश्न, भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि जो 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें उच्चतर शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं? आपको बताना है कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू जुड़े थे उससे। पहला है गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार। दूसरा है यूजीसी द्वारा चुनिंदा विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना। सी यानी कि तीसरा है उच्चतर शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन। डी उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण। और ई है गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता। तो इसमें आपका जो सी है वो नहीं होगा, उच्चतर शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देना। ये पंचवर्षीय योजना से नहीं जुड़ा था, 9वीं पंचवर्षीय योजना से। बाकी आपका ए बी डी ई सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? ए है टाइम्स हायर रैंकिंग, बी है QS रैंकिंग, सी है मैड्रिड रैंकिंग, डी है संघाई रैंकिंग। तो इसमें जो मैड्रिड रैंकिंग है ये आपका विश्वविद्यालय की रैंकिंग से संबंधित नहीं है। सी वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। 20 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन ग्रंथ आयुर्विज्ञान से संबंधित हैं? तो चरक संहिता है ए, बी है सुलभ सूत्र, सी सुश्रुत संहिता, डी योग सूत्र। तो पूछा है आयुर्विज्ञान से संबंधित है, तो ए और सी, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये आयुर्विज्ञान से संबंधित ग्रंथ हैं। फिर है कौन सा गणित से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है? तो सांख्य प्रवचन सूत्र, सुलभ सूत्र, सांख्य कार्य का न्याय सूत्र। इसमें जो आपका सुलभ सूत्र है ये गणित से संबंधित है। 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सत्य है। ये 22 नंबर का प्रश्न। कथन ए है, राधा कृष्णन आयोग ने भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षण को मानकीकृत करने की अनुशंसा की है। ये सही है। कथन बी है, राधा कृष्णन आयोग ने एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना का भी सुझाव दिया था। ये गलत है। तो ए सही है और कथन बी गलत है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रारंभ की गई पहल, यहाँ पहल होगी, पहल द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स को क्या कहा जाता है? तो उसको तक्षशिला कहा गया है। 24 नंबर का प्रश्न, क्षेत्र विषयक कौशल परिषद किसके द्वारा उद्भावित की गई है? तो यह है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा। 25 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? ए है विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, बी है प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, सी है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, और डी है तकनीकी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, और ई है व्यावसायिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। तो इसमें 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई थी उसके अनुसार ए बी सी आपका यहाँ पे सही होगा, ए बी सी, यानी विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा निर्धारित करना, प्रौढ़ शिक्षा के लिए और शिक्षक शिक्षा के लिए यानी शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, ये 3 संबंधित है इससे। कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष से संबंधित है? तो सर्वमुक्तिवाद का मूल्य। नई शिक्षा नीति 2020, अब देखिए नई शिक्षा नीति 2020 और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये सब आपको बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए। और ये सारे क्वेश्चन 2022 में आए थे, सारे के सारे क्वेश्चन, जितने पेपर 2022 में फर्स्ट पेपर के हुए थे सबके क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। 27 नंबर का प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव? तो
SSA परख, IITI, NITI, NTA। तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन ABC। यानी कौन कौन से निकाय? ABC, यानी SSA यानी SSSA और परख, IITI, ये 3। तो इनके आप फुल फॉर्म भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे फुल फॉर्म भी इसका पूछ ले। मुझे तो सारे याद भी नहीं हैं, और मैं यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी एवं गैर सांविधिक निकाय है? इसमें कौन सा जो है गैर सांविधिक और सर्वोच्च सलाहकारी निकाय है? तो इसमें पहला ऑप्शन नीति आयोग ही सही होगा। बाकी 3 ऑप्शन देख लीजिए, NCTE, NICTI, MCI। तो पहला जो नीति आयोग है ये सही होगा, लेकिन ये जो तीनों हैं इनका फुल फॉर्म कॉपी में लिख लीजिए। कभी कभी फुल फॉर्म ना मैच करने के लिए देगा, इधर शॉर्ट फॉर्म देगा, इधर फुल फॉर्म, तो मैच करने के लिए देता है। फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ भी सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? CD देशमुख, श्री CD देशमुख। 30 नंबर का प्रश्न, वैश्विक नागरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला है विद्यार्थियों को UNO का सदस्य बनने के लिए तैयार करना। B है विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना। C है विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनने के लिए तैयार करना। D है विद्यार्थियों को विदेश सेवाओं में जाने के योग्य बनाना। और E है विद्यार्थियों को राजनयिक बनने के योग्य बनाना। तो इसमें B और C सही होगा आपका, यानी कि GCED यानी वैश्विक नागरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना और शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनने के लिए तैयार करना। ये 2 सही हैं। किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई? 1987 में। 32 नंबर का प्रश्न है, उच्च अधिगम के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की कौन सी विशेषताएं हैं? यानी उच्च अधिगम मतलब उच्चतर शिक्षा प्रणाली के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की कौन सी विशेषताएं हैं? तो आपको बताना है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होंगी। ए है वातावरण अनौपचारिक होता है जिसमें टीम के सभी सदस्यों की भागीदारी होती है, ये सही है। अत्यधिक चर्चा होती है जिसमें प्रत्येक सदस्य भाग लेता है, ये भी सही है। समूह के कार्य को अच्छी तरह समझा जाता है और जो समूह के सदस्यों को स्वीकार करता है, ये भी सही है। समूह के सदस्य अपने विचारों को प्रस्तुत करने से नहीं डरते हैं, ये भी सही है। यानी ABCD आपका सही है और E जो है ये गलत है। समूह के सदस्य अपने बीच मतभेद व संघर्ष से बचते हैं, ये गलत है। फिर देखिए 33 नंबर का प्रश्न, किसी विश्वविद्यालय में एकेडमिक परिषद के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? यानी कोई विश्वविद्यालय है उसमें जो एकेडमिक परिषद है या अकादमिक परिषद है उसका उत्तरदायित्व क्या है? तो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों के गुणवत्ता और मानकों को निर्धारित बनाए रखना, विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, समन्वय, विकास, निरीक्षण और पुनरीक्षण करना। यही दोनों सही हैं आपके, A और B सही हैं। बाकी आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। विभिन्न विषयों में संकाय सदस्यों की भर्ती के लिए आवश्यक अर्हताओं को निर्धारित करना गलत है। विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों की संरचनाओं को तैयार करना ये भी गलत है। और विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए फीस के ढांचे की स्वीकृति, ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपका जो है कि A और B सही होगा। सही मिलान आपको करना है। यहाँ पे इधर मूल्यांकन के प्रकार दिए गए, इधर उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो विकासात्मक मूल्यांकन किससे संबंधित है? नैतिक रीति, नीतिगत और व्यवसायगत मूल्य से संबंधित। प्रबंधात्मक, कार्य करने और प्राप्त करने से संबंधित। अहस्तक्षेप, आत्म विकास के महत्व से संबंधित। और निर्णयपरक, सामाजिक नियंत्रण से संबंधित। 35 नंबर का प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है आज का। भारत सरकार की निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी परियोजनाओं को समर्थन देना है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप और राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और तथा वैश्विक महत्व की हों? तो वो योजना कौन सी थी? स्ट्राइड, इसको बोलते हैं STRIDE, स्ट्राइड।
तो इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने फर्स्ट पेपर की शुरुआत की यूजीसी नेट जीआरएफ के, और 35 क्वेश्चन लगभग सॉल्व किए। ऐसे ही 35 से 50 क्वेश्चन के बीच हम लोग डेली सॉल्व करेंगे, और मैं धीरे धीरे और भी इसके जो चैप्टर हैं, जैसे पर्यावरण का हो गया, कंप्यूटर जो आपका आईसीटी है, या जो संप्रेषण का चैप्टर है, वो सारे चैप्टर में स्टार्ट कर दूंगा, और सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी अभी तक आए हैं सब आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक कर देना है।